फिर वो उसके होठों पर किस करने लगा। वहीं गुनगुन, जो अभी तक उसकी लाल लाल आंखों को देखकर ही डरी हुई थी, उसके यूं अचानक किस करने की वजह से और भी ज्यादा शॉक्ड रह गई थी। गुनगुन मन ही मन बोली, ओह, ये इंसान आखिर चाहता क्या है मुझसे? अब मैं करूं तो करूं क्या? गुनगुन उससे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन कबीर के आगे उसकी भला क्या चलने वाली थी। इसलिए वो खुद को ढीला छोड़ दिया और उसे अपनी मन मर्जी करने दिया। वही कबीर ने जब देखा कि गुनगुन ने अब स्ट्रगल करना छोड़ दिया है, तो वो और भी ज्यादा पैशन से उसे किस करने लगा। तभी अचानक कबीर को होश आया कि वो उसको देख के आजकल ज्यादा ही बेसब्र हो जा रहा था। उसने उसे छोड़ते हुए कहा, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें घर भी जाना है। ये कहकर वो वहां से निकल गया। कबीर के जाने के बाद गुनगुन ने रोते हुए अपने आप से कहा, हमने क्या सोचा था इनके बारे में, और ये क्या निकले? गांव में किसी का भी पति खूनी नहीं था, लेकिन मेरे पति तो बहुत बड़े वाले खूनी निकले। हाय राम, इन्होंने कितने बेरहमी से उन सभी लोगों को मार दिया था। अब ये हमें भी धमकी देकर गए हैं कि... अभी अभी कबीर की दी गई धमकी को याद करके गुनगुन घबरा गई और फिर बोली, नहीं नहीं, हम किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे और दादी जी को कहेंगे कि हमें जल्द से जल्द अपने गांव भेज दे, अपनी बड़की अम्मा के पास। वैसे तो ये हमारे पति हैं, हमें उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बड़की अम्मा ये भी कहती थी कि एक खूनी हमेशा एक खूनी ही होता है, वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए अब हम एक खूनी के साथ नहीं रह सकते। सुबह सुबह जब गुनगुन कबीर के साथ आई थी तो सभी गुनगुन को देखकर खुश हो गए थे, सिवाय सपना जी और जेनी के। आज भी जेनी कबीर से मिलने के लिए आई थी, लेकिन उसके मॉम और डैड आज यहाँ नहीं आए थे। जेनी कबीर को देखते ही दौड़कर उसके पास जाती है और उसके गले से लगी और बड़े प्यार से बोली, कबीर बेबी, तुम कल से कहाँ गायब थे? यू नो हाउ मच आई मिस यू। ये कहकर वो उसके गाल पर एक किस कर दिया। वहीं कबीर एक झटके से उसे खुद से दूर कर दिया और फिर थोड़ा गुस्से से बोला, बिहेव योरसेल्फ जेनी, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। ये कहकर वो वहाँ से अपने कमरे में चला गया। वही खड़ी गुनगुन जब इस तरह से जेनी को कबीर के साथ देखा तो उसे अच्छा नहीं लगता और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। वही बिना कुछ बोले अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। वहीं मिहिका और विक्रम आगे आए और दोनों गुनगुन को अपने साथ लेकर उसके रूम में चले आए। वहाँ पहुंचकर विक्रम ने कहा, वैसे भाभी कल हुआ क्या था, साफ साफ बताइए। वही गुनगुन ने उन दोनों को कल से लेकर अभी तक की सारी बातें बता दी, लेकिन उसने कबीर के उस खतरनाक रूप के बारे में नहीं बताया। सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद मिहिका ने कहा, वैसे भाभी मैं कब से एक बात आपसे पूछना चाहती थी कि आप सच में भाई को किसी और के साथ शादी करते हुए देख पाओगी? मिहिका के इस सवाल पर गुनगुन थोड़ी शांत हो गई और बेहद ही धीमी आवाज में बोली, और मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं उनके लायक नहीं हूँ। उन्हें जेनी मैडम जैसी लड़की ही पसंद है, मैं चाहकर भी उनकी पसंद नहीं बन सकती। उधर कबीर अपने ऑफिस पहुंच चुका था। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और फिर उसे उस पार्टी वाली रात के बारे में इन्फॉर्मेशन के बारे में फिर से पूछा। उसके असिस्टेंट ने उस बारे में कुछ बता नहीं पता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। जब उसके असिस्टेंट ने अपने बॉस को इतना परेशान होते हुए देखा तो एक आखिरी चाल चलते हुए बोला, बॉस, अगर हम उसे इस काम के लिए बुलाएंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि वो आपकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि जो काम वो कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता है। वही कबीर ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, बुला लो उसे, लेकिन ध्यान रहे उसे मेरे बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर सभी मौजूद थे। वहीं सभी लोग खाने में बिजी थे, लेकिन कबीर की नजरें गुनगुन को ढूंढ रही थी। वो अंदर से आज काफी बेचैन लग रहा था। उसको इस तरह से परेशान होता देख विक्रम कबीर के कान के पास जाकर फुसफुसाते हुए बोला, भाई, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो शायद ही अब आपके पास कभी नहीं आएगी। ये सुनकर कबीर शॉक्ड होते हुए विक्रम को सवालिया निगाहों से उसे ही देखने लगा। तभी विक्रम आगे बोला, वो गुनगुन भाभी तो अपने गांव चली गई है। ये सुनकर कबीर के ऊपर मानो जैसे बिजली सी गिर गई और वो गुस्से से खड़ा हो गया और फिर सबकी तरफ देखते हुए बोला, जब मैंने सबको अच्छे से समझा दिया था कि गुनगुन यही रहेगी तो फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे यहाँ से जाने की? इस पर दादा ने कहा, उसे मैंने यहाँ से भेजा है और वो वहीं रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये सुनकर कबीर गुस्से से बोला, तो फिर ठीक है, आप सब मेरा भी एक फैसला सुन लीजिए। जब तक मैं गुनगुन को वापस लेकर नहीं आ जाता तब तक मैं भी इस घर में नहीं आऊंगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया और वहीं सभी लोग हक्के बक्के से खड़े रह गए। वहीं कुछ लोगों को कबीर के इस फैसले से खुशी होती है तो किसी को बेहद गुस्सा आया था। सपना जी ने तो गुस्से में अपनी मुट्ठियां बांध रखी थी। उन्होंने अपने मन में कहा, पता नहीं उस 2 कौड़ी की लड़की में ऐसा भी क्या है जो कबीर उसके पीछे पीछे इतना बावला हुआ जा रहा है। मैंने तो सोचा था कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जैसे हालात हैं उसे देखकर तो मुझे जेनी की फिक्र होने लगी है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। यही सब सोचते हुए वो भी वहाँ से चली गई। वहीं कबीर आज गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था। आज वो खुद से ही ऑफिस के लिए निकला था। ऑफिस पहुंचते ही वो अपने असिस्टेंट को गुनगुन के गांव जाने के लिए अरेंजमेंट्स करने को बोला और अपने ऑफिस का काम कुछ दिनों के लिए उसे मैनेज करने के लिए कह दिया। उधर गुनगुन जब अपने गांव पहुंची, उसके घर में बस उसके चाचा, चाची और उनके बच्चे और उसकी बड़की अम्मा रहती थी। उसका घर ज्यादा बड़ा नहीं था।
उसके चाचा छोटे मोटे मजदूरी और अपनी खेती बाड़ी का काम करके ही अपना गुजारा करते थे। जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो वो वहाँ की हालत देखकर दंग रह गई, क्योंकि उसकी बड़की अम्मा यानी उसकी दादी बाहर आंगन में बर्तन मांज रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरे घर का बर्तन उन्हीं के मांजने के लिए रखा हुआ हो। वहीं उसकी बड़की अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। गुनगुन को उन्हें इस तरह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो दौड़ते हुए उनके पास गई और उन्हें पीछे से गले लगा लिया। वहीं उसकी बड़की अम्मा को गुनगुन का होने का एहसास हुआ और वो खुशी से बोली, कैसी हो बिटिया? वहीं गुनगुन थोड़ा चौंकते हुए बोली, बड़की अम्मा, आपको कैसे पता चला कि हम हैं? बड़की अम्मा बोली, तुम्हारे छूने से ही हम समझ गए कि ये मेरी गुनगुन है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई? ये तो तूने गलती कर दी बिटिया। ओह, अब क्या होगा? गुनगुन की बड़की अम्मा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अचानक उसको अपनी चाची उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। उसकी चाची विमला देवी ने जैसे ही गुनगुन को देखा वैसे ही वो गरजती हुई बोली, आ गई फिर से करमजली, हमरे सीने पर मूंग दलने? अब क्यों आई है यहाँ? जा, चली जा वापस, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो तू फिर से। ये कहते कहते वो रुक गई और फिर हैरानी से उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, इतने दिन तू कहाँ थी और किसके साथ थी? कहाँ से गुल खिलाकर आई है? हाँ बोल, बोलती क्यों नहीं है? सांप सूंघ गया क्या? ये सुनकर गुनगुन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए और फिर वो थोड़ा हकलाते हुए बोली, वो चाची, हमारी शादी हो गई थी और हम वहाँ से चले आए हैं। ये सुनकर उसकी चाची और उसकी बड़की अम्मा दोनों पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। उसकी चाची शॉक्ड होकर बोली, क्या कहा? तेरी शादी हो गई और तू अपने पति का घर छोड़कर यहाँ हम लोगों पर बोझ बनने के लिए चली आई है? निकल जा अभी यहाँ से। उनकी ये बातें सुनकर गुनगुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि उसके यहाँ आते ही उसे इन सभी चीजों का सामना करना पड़ेगा। उसने रोते हुए अपनी चाची से कहा, चाची, हमारी बात सुनने की कोशिश तो करो चाची, हम वहाँ वापस नहीं लौट सकते चाची, रहम करो, हम आपका हर एक कहना मानेंगे, आप जो कहोगे हम करेंगे, आपका सारा काम करेंगे, बस हमें अपनी बड़की अम्मा के पास रहने दो। ये कहते हुए वो अपनी चाची के पैरों में गिर गई, लेकिन उसकी चाची उसकी एक नहीं सुनती और फिर उसे पैरों से दूर धकेल दिया, जिससे वो औंधे मुंह जमीन पर गिर गई। उसे इस तरह गिरता हुआ देखकर तभी एक आदमी वहां आया और गुनगुन को जमीन से उठाते हुए बोला, विमला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची के साथ ऐसा सुलूक करने की? गुनगुन हमारी भतीजी है, हमारे बड़े भाई की बेटी है और तुम उसके साथ ऐसा सुलूक कर रही हो? वहीं विमला अपने पति के इस हृदय परिवर्तन से शॉक में चली गई थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी। उसे अभी भी ये सब एक सपना ही लग रहा था। वहीं गुनगुन के चाचा ने सीधे गुनगुन का हाथ पकड़कर उसे घर में लेकर चले गए। घर के अंदर ले जाकर गुनगुन के चाचा उसे कहा, बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेहिचक बताना। वहीं विमला अपने पति के इस नए रूप को हजम नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसके पति बाहर आए, विमला ने झट से उनसे पूछा, क्या है ये सब? हाँ, जब आपको अच्छे से पता है कि हमारी कैसी स्थिति है, फिर भी आप। इस पर उसका पति तेजी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए फुसफुसाया, धीरे से बोलो, वरना अगर किसी ने सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। विमला चिढ़ते हुए गुस्से से बोली, अब तो मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि पक्का तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई चुड़ैल का साया आ चुका है, जो इतनी इतनी बहकी बहकी बातें किए जा रहे हो। इस बात पर उसका पति हंसते हुए बोला, अब हमारे गरीबी के दिन जाने वाले हैं और हम बहुत ही जल्द अमीर बनने वाले हैं। ये सुनकर विमला का मुंह हैरानी से खुल गया। क्या? लेकिन कैसे? हाँ विमला, हाँ। ये कहकर उसने अपना सारा प्लान विमला को अच्छे से समझा दिया। अपने पति के इस खतरनाक प्लान को सुनकर विमला खुशी से झूम उठी। फिर दोनों अपने अपने काम पर लग गए। वहीं गुनगुन अपने रूम में अपनी बड़की अम्मा की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी और अभी तक की सारी बातें उसे बता रही थी। उसकी बड़की अम्मा जैसे जैसे उसकी बातें सुन रही थीं, वैसे वैसे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरती जा रही थीं। जब गुनगुन ने उन्हें इतना परेशान देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा, तो उसकी बड़की अम्मा ने उससे कहा, हमारी बात का बुरा नहीं मानना बिटिया, लेकिन तुमको वहाँ से नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे चाचा और चाची की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सुनकर गुनगुन हैरानी से अपनी बड़की अम्मा को देखती हुई बोली, ये कैसी बातें करती हो बड़की अम्मा? चाचा जी कितने अच्छे हैं, अभी तूने देखा नहीं कैसे हमको चाची से बचाया, और ये भी कहा कि जब तक हम चाहें हम यहाँ रह सकते हैं। उसकी बड़की अम्मा उसे कितना भी समझाने की कोशिश किया, लेकिन वह एक भी नहीं सुनती। थक हार कर वो भी बेचारी अब हिम्मत छोड़ दिया और सब कुछ अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अगले दिन गुनगुन की चाची गुनगुन को कुछ नए कपड़े देकर उसे रेडी होने के लिए कहा। पहले तो गुनगुन उनका ये बिहेवियर समझ नहीं पाई, फिर उसके चाचा उसे समझाते हुए कहा, अरे गुनगुन बिटिया, बात है कि तेरी चाची को अपनी की हुई गलती का पछतावा हो रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए ये सब कर रही है। अपने चाचा के मुंह से ये सब सुनकर गुनगुन को थोड़ी शांति मिली। फिर वह उनके कहे अनुसार तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद उसके घर के बाहर कुछ गाड़ियां रुकी और उनमें से कुछ आदमी बाहर निकल कर आए। उन आदमियों को देखते ही आसपास के सारे लोग हैरान हो गए, क्योंकि वे लोग एक नंबर के छटे हुए बदमाशों में से एक थे। उन गुंडों को देखते ही गाँव के लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। एक गाँव वाला बोला, अरे कलुआ, ये तो वही गुंडे हैं जो लड़कियों की तस्करी का काम करते हैं। तभी दूसरे ने भी कहा, हाँ माधव, सही कह रहे हो,
ये तो तभी कहीं दिखते हैं जब किसी लड़की को उठाना होता है। वही गुनगुन के चाचा बड़े ही आदर सम्मान से उन सभी गुंडों को अपने घर के अंदर लेकर आया। विमला को किसी बहाने से गुनगुन को यहाँ लेकर आने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में विमला गुनगुन को मेहमानों को नाश्ता देने के बहाने से उसे वहाँ लेकर आ गई। जैसे ही गुनगुन उन आदमियों को देखा तो पता नहीं क्यों पर एक अनजाने डर से घिर गई। उसके सामने 5 हट्टे कट्टे आदमी बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर हवस और दरिंदगी साफ साफ झलक रही थी। जैसे ही उन लोगों की नजर गुनगुन पर पड़ी तो वे सभी हैरान हो गए। उन चारों आदमियों का बॉस तो गुनगुन को देखते ही अपनी लार टपकाने लगा। उन सभी का ऐसा रिएक्शन देखकर विमला और उसके पति का मन तो खुशी से उछल पड़े। उन आदमियों का बॉस गुनगुन को देखकर अपने एक आदमी को कुछ इशारा किया। तभी फौरन वह आदमी पैसों से भरा हुआ एक बैग उसके चाचा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, पूरे 20 लाख रुपए हैं, ये लो और हमें हमारी बुलबुल हमें सुपुर्द करो। ये सुनकर गुनगुन के चाचा और चाची की आंखों में लालच की बाढ़ आ गई और वे फौरन उस पैसों से भरे हुए बैग को उठा लिया। तभी 2 आदमी गुनगुन का हाथ पकड़कर खींचने लगे तो वो चिल्लाई, अरे दूर हटो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? देखो चाचा इनको, आखिर ये है कौन? अपनी भतीजी के इस बेवकूफी भरे सवाल पर उसका चाचा हंसते हुए बोला, अरे बिटिया, हमने इन लोगों को तुम्हें 20 लाख में बेच दिया है, तो जब हमको हमारा पैसा मिल गया तो ये लोग भी तो अपना सामान लेकर जाएंगे ना। अपने चाचा के मुंह से इतनी घटिया बात सुनकर तो गुनगुन के पांव तले जमीन ही खिसक गई और वो लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरने लगी कि तभी उसकी चाची उसे पकड़कर उन लोगों की तरफ धकेल दिया। वहीं गुनगुन उन दोनों आदमियों के चंगुल से बचने के लिए चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो हमें, हमें कहीं भी नहीं जाना, छोड़ो हमें, चाचा चाची, भगवान के लिए हमें बचा लीजिए। ये कहते हुए वो तेज तेज रोने लगी। गुनगुन इस बार जोर से चिल्लाती हुई बोली, बड़की अम्मा हमें बचाओ बड़की अम्मा। उसके इतने रोने धोने का उसके दुष्ट चाचा चाची पर कोई असर नहीं हो रहा था। वे दोनों तो बड़े मजे से अपना नोट गिनने में बिजी थे। वहीं वे आदमी गुनगुन को पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहां से लेकर चले गए। दूसरी तरफ एक होटल के कमरे में जेनी की नींद एक फोन कॉल से खुली। उसने जैसे ही फोन पिक किया वैसे ही दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी को कभी भी उस रात की सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। कुछ भी करो लेकिन सच्चाई बाहर आने से रोको, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। ये कहकर उसने अपना कॉल कट कर दिया। वहीं उसकी बगल में लेटा हुआ एक आदमी जेनी को पीछे से बाहों में भरते हुए अपनी सेडेक्टिव वॉइस में बोला, क्या हुआ बेबी, इतनी परेशान क्यों हो? तुम कहीं तो एक बार फिर से। उसका इतना ही कहना भर था कि जेनी गुस्से से उस आदमी को धक्का देते हुए बोली, मेरा मूड अभी बहुत खराब है, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। ये कहकर वो तेजी से वॉशरूम में चली जाती है और जोर से दरवाजा बंद कर दिया और घबराते हुए खुद से बोली, नहीं भगवान, ये सच नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। एक छोटे से कमरे में एक लड़की को बड़ी ही बेरहमी से बेड से पीटा जा रहा था। उस लड़की की दर्द से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उसके नाजुक से शरीर पर अनगिनत घाव नजर आ रहे थे। फिर भी वो लड़की बिना कुछ बोले सिर्फ और सिर्फ मार ही खाती जा रही थी, लेकिन अपने घुटने नहीं टेक रही थी। तभी वो औरत जो उस लड़की को बड़ी ही बेरहमी से मारे जा रही थी, उसने कहा, मारते मारते हम थक गए, लेकिन कबत ये साली बोलती ही नहीं, पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है, लेकिन हमारा नाम भी पारो है, तुमको तो हम सीधा करके ही रहेंगे। ये कहकर वो वहां से चली गई। वहीं वो लड़की बेसुध सी उस रूम के फर्श पर पड़ी हुई थी। उसमें अपनी आंखें खोलने तक की ताकत नहीं बची हुई थी। वो दर्द से कराहते हुए धीरे धीरे बेहोश हो गई। तभी अचानक उस रूम का दरवाजा फिर से खुला और एक नई लड़की को उसी रूम में धकेल दिया गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। वो लड़की लगातार चिल्लाती रही, लेकिन उन लोगों में से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि गुनगुन थी, जिसे उन गुंडों ने उस रूम में बंद कर दिया था। अरे दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो, देखो मेरे पति को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। गुनगुन चिल्लाई, लेकिन उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। वो थक हार कर वहीं दरवाजे से सटकर नीचे बैठ गई और फिर घुटनों में अपना सिर छुपाकर रोने लगी। काफी देर तक रोने के बाद अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही उसने उधर देखा तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। सामने एक 22-23 साल की लड़की थी, जिसके शरीर पर अनगिनत घाव थे। उसे उस लड़की की हालत देखकर गुनगुन की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ते हुए उस लड़की के पास गई और उससे बोली, सुनो, कौन हो तुम, क्या तुम ठीक हो? ये कहकर वो उसे सहारा देकर उठाने लगी। वहीं वो लड़की अपने सामने उस लड़की को देखकर दर्द से मुस्कुराते हुए बोली, आखिर तुम भी इस नर्क का शिकार बन ही गई। उस लड़की को इस तरह बोलते हुए देखकर गुनगुन बोली, तुम यहाँ कैसे? गुनगुन की बातें सुनकर वो लड़की धीरे से बोली, मुझे यहाँ मेरे प्रेमी ने धोखे से लाकर बेच दिया। मैं तो अपने माँ बाप के घर से भागकर उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन उसी ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दे दिया। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी दुख भरी बातें सुनकर गुनगुन की भी आंखों से आंसू बहने लगे।
वहीं गुनगुन ने मासूमियत से उस लड़की से पूछा, क्या हम कभी भी यहाँ से निकल नहीं सकते? इस पर वो लड़की ने ना में अपना सिर हिला दिया। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, पता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि एक बार जो यहाँ आ गया वो वापस नहीं जा सकता। उसकी बात सुनकर गुनगुन को अब कबीर के यहाँ से आने का पछतावा होने लगा और वो मन ही मन में कबीर को याद करने लगी। प्लीज कबीर, मुझे बचा लीजिए इन गंदे लोगों से। ये कहते हुए वो सिसक सिसक कर रोने लगी। दूसरी तरफ कबीर अपने आदमियों के साथ गुनगुन के घर पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर उसने गुनगुन के चाचा के घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी ही देर में उसके चाचा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी तो अपने सामने इतने सारे आदमियों को देखकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ चुका था, क्योंकि इस वक्त कबीर के साथ उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी आए हुए थे और उनके हाथों में गन भी मौजूद थी। तभी गुनगुन के चाचा ने घबराते हुए कहा, आप लोग कौन हैं और आप लोगों को हमसे क्या चाहिए? इस पर कबीर के एक आदमी ने कहा, बॉस को गुनगुन मैडम से मिलना है, उनको बुलाकर लाइए। इतना सुनना था कि बची खुची हिम्मत भी गुनगुन के चाचा की जवाब दे गई। उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, गुनगुन? कौन गुनगुन? हम किसी गुनगुन नाम की लड़की को नहीं जानते हैं, अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो दरवाजा बंद करने लगा कि तभी अचानक कबीर ने गुनगुन के चाचा की गर्दन पकड़कर जोर से दबाना शुरू कर दिया और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है। अगर तुमने नहीं बताया कि गुनगुन कहाँ है तो तुम्हें आज मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये कहते हुए वो अपनी पकड़ कसने लगा। तभी अचानक विमला दौड़ते हुए उन लोगों के सामने आ गई और हाथ जोड़कर उन लोगों से उसके पति को छोड़ देने की भीख मांगने लगी। तभी कबीर फिर से बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ गुनगुन कहाँ है? इस पर विमला ने कहा, मुझे पता है, मैं बताती हूँ। ये कहकर उसने उसे सारी बातें बता दी कि उसने किस तरह गुनगुन को 20 लाख में बेच दिया और वे लोग उसे उठाकर ले गए हैं। जिसे सुनने के बाद कबीर का खून खौल गया और एक नजर अपने आदमियों को देखकर वो वहां से बाहर निकलने लगा कि तभी अचानक गुनगुन की बड़की अम्मा कबीर के सामने आई और हाथ जोड़कर उससे कहने लगी, बबुआ, हमरी गुनगुन को बचा लो बाबू, हमरी गुनगुन बहुत भोली है, भगवान के लिए उसको बचा के ले आओ। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उस बूढ़ी औरत को इस तरह रोते हुए देखकर कबीर ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, गुनगुन को कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल जाता है। वही कबीर के जाते ही उसके कुछ आदमी उन दोनों को बुरी तरह से मारते हैं और उनके पैसे भी लेकर चले जाते हैं। दरअसल जहां गुनगुन को रखा गया था वो मुंबई का ही एक फेमस कोठा था, जहां हर दिन नई नई लड़कियों की बोली लगाई जाती थी। इस बोली में अंडरवर्ल्ड से लेकर तमाम गैंग के बड़े बड़े लोग आते थे। कई बार तो विदेशों से भी लोग इंडियन लड़कियों के लिए आते थे। मुंबई शहर में इसका बहुत ही बड़ा रैकेट चलता था, जिसमें हर तरह के लोग शामिल थे। सभी बड़े बड़े लोगों के साथ साथ पॉलिटिशियन और पुलिस भी शामिल थे, जो आंख बंद करके इन सभी कामों को होने देते थे। उन्हें बस अपनी जेब गर्म होने से मतलब होता था। उनके लिए उन मासूम लड़कियों की जिंदगी का कोई मोल नहीं था। आज भी उस कोठे पर खास बोली लगने वाली थी, जिसमें गुनगुन भी शामिल थी। रात का जश्न शुरू हो गया और बोली लगाई जाने वाली सभी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। एक एक करके सभी लड़कियों की बोली लगने लगी। अब बारी गुनगुन की थी। उस आदमी ने गुनगुन को स्टेज पर लेकर खड़ा कर दिया। गुनगुन ने अभी बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे। ये कपड़े इन लोगों ने ही जबरदस्ती से उसे पहनाए थे। उसके वे कपड़े उसके शरीर को ढकने का काम कम और दिखाने का काम ज्यादा कर रहे थे। गुनगुन देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। गोरा बदन, नीली आंखें, पिंक लिप्स और कमर तक लहराते हुए काले बाल, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। जो कोई भी उसे एक बार देख ले उसका दीवाना हुए बिना रह नहीं सकता था। गुनगुन अपने आसपास मौजूद उस इंसानी रूपी भेड़ियों को देखकर काफी ज्यादा घबरा गई और अपने दोनों हाथ को जोड़े बोली, हे भगवान, ये हम कैसे नर्क में आ गए? यहाँ तो सभी मुझे भेड़िए नजर आ रहे हैं। तभी वहाँ एक आई और वो जाकर गुनगुन को सीधा खड़ा करते हुए बोली, इस नायाब चीज की बोली लगाई जाए। उसके इतना कहते ही गुनगुन की जोर जोर से बोली लगने लगी। उसकी बोली 10 लाख से होते हुए 1 करोड़ तक चली गई। सभी देखते हैं कि 1 करोड़ की बोली लगाने वाला इंसान एक अधेड़ उम्र का बूढ़ा आदमी था। वो आदमी एक नंबर का अय्याश और ठरकी बुढ़ा था। वो अपनी हवस भरी निगाहों से गुनगुन को ही देखे जा रहा था। जी ही वो बुढ़ऊ खुश होता कि तभी अचानक किसी ने 5 करोड़ की बोली लगा दी। जब सबने उस बोली लगाने वाले की तरफ देखा तो सबके होश ही उड़ गए, क्योंकि वो बोली लगाने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का था। अंडरवर्ल्ड का किंग, वो भी एक कोठे पर। ये बात वहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। वहीं अंडरवर्ल्ड का किंग और कोई नहीं बल्कि कबीर वालिया ही था। कबीर अभी अपने किंग के अवतार में था, इसलिए किसी को भी उसकी दूसरी पहचान के बारे में पता नहीं चला। उसने अपने चेहरे पर मास्क, आंखों में गॉगल्स और सिर पर हैट लगाया हुआ था, जो किंग की पहचान थी। वहीं गुनगुन अभी भी वहाँ सिकुड़कर खड़ी बस रोए जा रही थी। उसने एक बार भी किसी की तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की थी। वो लगातार खुद को ढकने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, जो उसके बस की नहीं थी, क्योंकि उसने कपड़े ही बेहद छोटे छोटे पहन रखे थे। वहीं किंग चलते हुए सीधे गुनगुन के पास गया और उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगा,
कि तभी अचानक गुनगुन घबराने लगी और रोते हुए उससे छूटने की कोशिश करने लगी। वहीं किंग के आदमियों ने पैसों से भरा एक बैग उस औरत की तरफ बढ़ा दिया और फिर वहाँ से निकल गए। वहीं वो बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में गुनगुन आते आते रह गई थी, वो गुस्से से भर उठा और अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, इस किंग ने बीच में आकर मेरे हाथ से इतनी खूबसूरत चीज छीन ली, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वहीं गुनगुन रोते हुए किंग से बोली, छोड़ो हमें, हमने कहा छोड़ो हमें। देखो जैसा तुम सोच रहे हो हम वैसी लड़की नहीं है, प्लीज हमें अपनी बड़की अम्मा के पास जाने दो। वहीं किंग बना कबीर उसकी इस रोने धोने से इरिटेट हो गया था। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा, चुप, तुम चुप, मैंने तुम्हें 5 करोड़ में खरीदा है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये कहकर वो अपनी कार की तरफ आया और गुनगुन को पीछे वाली सीट पर धकेल दिया। वो खुद भी उसके साथ ही पीछे वाली सीट पर बैठ गया। उसके पीछे बैठते ही कार चल पड़ी, जिसे देखकर गुनगुन और भी ज्यादा घबरा गई और वो लगातार कार की विंडो को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो लॉक था। वही किंग बना कबीर अब धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। वो जैसे जैसे गुनगुन के करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे गुनगुन की धड़कनें तेज हो रही थी। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अचानक वो चिल्लाते हुए बोली, कबीर जी प्लीज बचा लीजिए मुझे, कबीर जी। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथों से खुद को क्रॉस करके आंखें बंद कर लीं और बेतहाशा रोने लगी। वहीं किंग बना कबीर जब गुनगुन के मुंह से अपना नाम सुना तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो फिर कार चुपके से अपने चेहरे से मास्क, हैट और गॉगल्स हटा लिया। फिर वो गुनगुन का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। वहीं गुनगुन जो अभी तक सिर्फ रोने में बिजी थी, अचानक किसी की गोद में होने से घबरा गई और वो जैसे ही छूटने के लिए अपनी आंखें खोला तो सामने कबीर का फेस देखती हुई वो बिल्कुल हैरान रह गई। वो बार बार अपनी पलकें झपका झपका कर अपने सामने कबीर को देख रही थी। वो धीरे से बोली, क्या ये सच है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। जब उसे यकीन हो गया कि वो कबीर के साथ है तो वो झट से उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। वही कबीर ने प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, अब सब ठीक है, चुप हो जाओ, देखो मैं आ गया ना तुम्हारे पास। ये कहकर वो लगातार उसके सिर को सहलाता रहा। उसने कबीर से कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से कहते कहते फिर से रोने लगी। जब कबीर ने देखा कि गुनगुन चुप होने का नाम नहीं ले रही है तो उसने उसके सिर को खुद के सीने से अलग किया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखो अब सब ठीक हो गया है, तुम बिल्कुल ठीक हो, अब चुप हो जाओ। लेकिन गुनगुन चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो लगातार रोए जा रही थी। अचानक कबीर के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने फौरन उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और फिर उसे किस करने लगा। वहीं गुनगुन जो अभी तक रोने में बिजी थी, अचानक कबीर से इस तरह के एक्शन की उसे दूर दूर तक बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब उसने रोना भी बंद कर दिया और वो भी अपनी आंखें बंद करके उस एहसास में कहीं खो गई। काफी देर बाद जब वो गुनगुन से दूर हुआ तो उसने देखा कि गुनगुन अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए खुद को संभाल रही थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने गुनगुन को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं गुनगुन भी अभी बिना किसी ना नुकुर के उसके सीने से लगी हुई रही। अभी उसे कबीर की बाहों में ही सबसे ज्यादा सेफ फील हो रहा था, क्योंकि अभी अभी वो जिन हालातों का सामना करके आई थी उसके लिए तो क्या किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता है। वो तो गुनगुन की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, वरना वैसी जगह से किसी भी लड़की का बचना इम्पॉसिबल होता है। तकरीबन 2 घंटे के सफर के बाद जब कबीर अपने फार्म हाउस में पहुंचा तो उसने देखा कि गुनगुन अभी तक उसी की गोद में आराम से सोई हुई थी, जिसे देखकर वो उसे अपनी गोद में ही उठाकर घर के अंदर चला गया। उसने गुनगुन को आराम से अपने रूम में ले जाकर लिटा दिया। गुनगुन ने अभी वही ड्रेस पहन रखा था। वो ड्रेस काफी रिवीलिंग थी, जिससे उसके बॉडी के कर्व्स साफ साफ नजर आ रहे थे, जिससे कबीर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं पाता। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि अचानक उसे कुछ याद आ गया, जिससे वो फौरन ही उससे दूर हट गया और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके रूम से निकल गया। दूसरी तरफ रात को कबीर अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आया। कॉल के दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट जो खबर दिया उसे सुनकर कबीर की गुस्से से मुट्ठी कस गई। वो फौरन ही सारे एविडेंस अपने सामने लाने को कहकर कॉल कट कर दिया। उसके बाद वो खुद से बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों की जिंदगियों से खेलने का, उन्हें धोखे में रखने का। अब एक खेल मैं खेलूंगा जिसमें तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद ही डरावनी और भयानक महसूस हो रही थी। आखिर आज कबीर को इतने दिनों के इंतजार के बाद वो सच्चाई हाथ लगी थी जो किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी थी। आज कबीर बहुत खुश था क्योंकि वो जल्द ही ऐसी सच्चाई का खुलासा करने वाला है जिसका आइडिया किसी को नहीं था। अगली सुबह जब गुनगुन की नींद खुली तो उसने अपने आप को एक बेड पर पाया। जब उसने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई तब उसे पता चला कि ये तो कबीर का रूम है। फिर उसने एक बार खुद को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने खुद से कहा, मेरे कपड़े किसने बदले? कहीं कबीर जी ने तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैंने तुम्हारे कपड़े बदले हैं। इतना सुनना था कि गुनगुन की आंखें और भी फैल गईं और वह गुस्से, डर, शर्म सारी चीजों से भर गईं। उसने अटकते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे कपड़े कैसे बदल सकते हैं?
इस पर कबीर उसकी तरफ आते हुए बोला, क्यों, मैं तुम्हारे कपड़े क्यों नहीं बदल सकता? इस पर गुनगुन डर से पीछे की तरफ जाते हुए बोली, क्योंकि आप हमें अपनी पत्नी नहीं मानते तो फिर आप कैसे? आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए क्योंकि वह आगे की बात कहने में शर्मा रही थी। वही कबीर को मन ही मन खूब हंसी आ रही थी। उसने फिर स्ट्रिक्ट टोन में कहा, अब बताओ भी, मैं क्यों नहीं कर सकता? वही गुनगुन की सांस अब हलक में अटक गई थी। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, इसलिए वह अपनी नजरें इधर उधर करने लगी और कोई मौका ढूंढने लगी यहाँ से बचकर भागने की। फॉर्चुनेटली उसे मौका भी मिल ही गया क्योंकि कबीर जैसे ही गुनगुन को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन बज उठा, जिसका फायदा उठाकर गुनगुन वहाँ से वॉशरूम की तरफ भाग गई। वही कबीर जब फोन कट करके वापस गुनगुन की तरफ देखा तो उसकी तेजी देखकर मुस्कुराए बिना रह नहीं पाया। थोड़ी देर बाद गुनगुन वॉशरूम से बाहर झांकते हुए बोली, लगता है कि कोई रूम में तो नहीं है। ये कहने के बाद उसने राहत की सांस लिया क्योंकि कबीर के अजीब से सवालों से बचने के लिए वह जल्दबाजी में बिना कपड़ों के ही वॉशरूम में आ गई थी। अब उसके पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं थे। जब वह पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गई कि कोई रूम में नहीं है तो वह झट से सिर्फ टॉवल लपेटकर ही बाहर आ गई। कमरे में आकर उसने वार्डरोब खोला तो उसमें सिर्फ कबीर के ही कपड़े थे, जिसे देखने के बाद उसने ज्यादा न सोचते हुए एक व्हाइट कलर की शर्ट लेकर वॉशरूम में चली गई। वही कबीर जो फिर से अपने कमरे में आया था, अभी तक गुनगुन को वॉशरूम में ही देखकर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, इन लड़कियों को भी पता नहीं वॉशरूम में इतना टाइम क्यों लगता है। तभी अचानक वॉशरूम का दरवाजा खुला और गुनगुन कबीर की व्हाइट शर्ट पहनकर बाहर आई, जिसे देखकर तो कबीर के होश ही उड़ गए। वो आंखें फाड़ फाड़ कर एकटक उसे ही देखे जा रहा था। वहीं गुनगुन, जिसने अभी तक कबीर को नहीं देखा था, अचानक कबीर को अपने सामने देखकर चीख उठी और फौरन वॉशरूम के अंदर भाग गई। उसके इस एक्शन से कबीर फौरन होश में आया और वो वॉशरूम के पास जाकर गुनगुन को आवाज देने लगा, गुनगुन, गुनगुन, बाहर आओ, तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? वॉशरूम के अंदर से गुनगुन ने कहा, वो हमारे कपड़े नहीं थे तो क्या? हाँ, तुम मेरे कपड़े पहनोगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझी? मुझे मेरी शर्ट अभी वापस चाहिए। ये सुनकर गुनगुन की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके पास तो कितने सारे कपड़े हैं, आप उनमें से कोई भी पहन सकते हैं, पर मेरे पास तो कोई भी कपड़े नहीं हैं, हम आपको ये शर्ट नहीं दे सकते। ये सुनते ही कबीर ने थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी शर्ट वापस चाहिए। अब जल्दी से बाहर आओ और मुझे मेरी शर्ट वापस करो। गुनगुन थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। अब आप खड़े रहिए वहीं पर, लेकिन मैं बाहर नहीं आऊंगी। ये कहने के बाद वो फिर से खुद से बोली, इतने सारे तो कपड़े हैं उनके पास, फिर भी उनको यही शर्ट चाहिए। अब तो जब तक ये यहाँ से चले नहीं जाएंगे तब तक मैं वॉशरूम से बाहर ही नहीं निकलूंगी। ये कहकर वो दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो गई ताकि बाहर की आवाजों से कुछ पता लगा सके कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। थोड़ी देर तक जब उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती तो वो धीरे से अपना सिर निकालकर देखा तो रूम में कोई नहीं था। ये देखकर वो राहत की सांस लिया और फिर झट से बाहर निकल गई। बाहर उसे एक पैकेट दिखा। जैसे ही उसने उस पैकेट को ओपन किया तो उसमें लाइट पिंक कलर की साड़ी थी। ये देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो फौरन चेंज करने चली गई। पूरी तरह से रेडी होकर जब वो नीचे आई तो उसे एक सर्वेंट नाश्ता सर्व करके वहाँ से चला गया। उसके लिए ये सब काफी अजीब सा लग रहा था क्योंकि कबीर के घर पर वो कभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता नहीं करती थी, बल्कि वो तो दूसरे नौकरों की तरह ही रहती थी। पर यहाँ पर ऐसे नहीं, वो चाहकर भी यहाँ नहीं खा सकती थी। इसलिए वो अपनी खाने की प्लेट लेकर जैसे ही वहाँ से जाने को हुई कि उसे सीढ़ियों से कबीर आते हुए दिखाई दिया। कबीर को आते हुए देखकर उसके हाथ से प्लेट छूटकर नीचे गिर गया क्योंकि कबीर ने अभी वही शर्ट पहन रखी थी जो गुनगुन ने अभी अभी चेंज की थी। गुनगुन ने कबीर को सबक सिखाने के लिए उसके पूरी शर्ट पर लिपस्टिक के किस के मार्क्स बनाकर पूरी शर्ट खराब कर दी थी। चूंकि वो व्हाइट शर्ट थी इसलिए उसके लिपस्टिक के निशान बहुत ही ज्यादा उभर कर सामने आ रहे थे। वो घबराते हुए बोली, हे भगवान, ये तो वही शर्ट पहन कर आ रहे हैं। इसका मतलब इनको अभी मेरी इस करतूत की खबर नहीं है, लेकिन जब इन्हें पता लगेगा तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब गुनगुन को डर और घबराहट दोनों ही हो रही थी कि अब कबीर उसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने उसकी शर्ट खराब कर दी थी। इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहती थी। वो जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ने लगी वैसे ही कबीर ने झट से उसे एक हाथ से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया, जिससे बेचारी गुनगुन की जान हलक में अटक गई। कबीर के इस तरह से पकड़ने से गुनगुन सीधे उसके सीने से लग गई। वो उससे छूटने की कोशिश करने लगी। तभी उसे अपने कानों में कबीर की सेडक्टिव आवाज सुनाई दी, माय डियर वाइफी, अब जब तुमने मेरे शर्ट को गंदा कर ही दिया है तो इसकी सजा भी तो लेती जाओ। ये कहकर वो सीधे गुनगुन को अपने कंधे पर उठा लिया और फिर उसे अपने रूम की तरफ लेकर जाने लगा। वही गुनगुन डर और घबराहट से बार बार उसके कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारे जा रही थी, लेकिन उसका कोई भी असर कबीर पर नहीं हो रहा था। वो आज उसकी इस हरकत का सूद समेत बदला लेने वाला था। रूम में पहुंचकर कबीर ने गुनगुन को सीधे बेड पर फेंक दिया। अरे नहीं, बचाओ मुझे! गुनगुन डर से चिल्लाई।
दरअसल उसे लगा कि कबीर ने उसे बदला लेने के लिए नीचे जमीन पर फेंक दिया था, लेकिन सौभाग्य से उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि कबीर ने उसे बेड पर फेंका था। वो बेड काफी गद्देदार था, जिसकी वजह से वो उछल गई और फिर कबीर ने बिना एक पल गवाए सीधे उसके ऊपर आ गया और उसने गुनगुन के दोनों हाथों को पकड़ लिया, जिससे गुनगुन और भी ज्यादा घबरा गई। डर से उसकी आंखें फैल गईं और वो हकलाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? इस पर कबीर ने कहा, मैं अपना बदला लेने वाला हूँ। ये कहकर उसने सीधे उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वहीं गुनगुन डर से अपनी आंखें बंद कर लिया। वो चुपचाप किसी स्टैच्यू की तरह लेटी रही। थोड़ी देर बाद कबीर ने धीरे धीरे उसकी गर्दन पर भी किस करना शुरू कर दिया। वो गर्दन पर अपने निशान छोड़ता जा रहा था और वहीं गुनगुन दर्द से आहें भर रही थी। ना चाहते हुए भी कबीर दर्द से भरी आहें मीठी सिसकियों में बदल गईं, उसे खुद भी पता नहीं चला। वहीं कबीर उसकी आवाजों को सुनकर और भी ज्यादा एक्साइटेड फील करने लगा। जब कबीर ने गुनगुन के हाथ छोड़ दिए तो गुनगुन के हाथ खुद ब खुद उसके बालों को सहलाने लगी। तभी अचानक कबीर ने उसकी गर्दन पर जोर से बाइट कर लिया, जिससे गुनगुन की एक चीख निकल गई, आ! और वो अपने हाथों से उसे खुद से दूर करने लगी। काफी देर बाद जब कबीर उससे अलग हुआ और उसने गुनगुन का चेहरा देखा जो आंसुओं से भरा हुआ था, तो उसे इस हालत में देखकर कबीर को अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसने उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? इस पर गुनगुन सुबकते हुए बोली, आपने मेरे साथ फिर से गंदी हरकत करने की कोशिश की है। कबीर ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए कहा, गंदी हरकत? मैंने कब तुम्हारे साथ गंदी हरकत की है? इस पर गुनगुन ने अपने होठों और गर्दन की तरफ इशारा करके कहा, पहले भी और अभी अभी भी की है। कबीर शॉक्ड होकर बोला, सीरियसली? मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। ये कहकर वो उसकी आंखों में देखने लगा। इस पर गुनगुन ने कहा, पर आप तो हमें अपनी पत्नी नहीं मानते और आप जेनी मैडम से शादी भी करने वाले हैं, तो फिर आप किस हक से हमारे करीब आ रहे हैं? गुनगुन के इस सवाल पर कबीर निशब्द हो गया और कुछ सोचकर आगे कहा, हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ और मैं जेनी से शादी भी करने वाला हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। मैंने तुम्हें पूरे 5 करोड़ में खरीदा है, तो इस हिसाब से मेरा तुम पर पूरा पूरा हक है, समझी? वही गुनगुन को लगा कि शायद कबीर अब उसे अपनी पत्नी मान लेगा, जिसके बाद वो भी उसे अपने करीब आने से नहीं रोकेगी, क्योंकि जब से कबीर ने उसे उन गंदे लोगों से बचाया था, तब से उसने मन में कबीर के लिए एक अनकही सी फीलिंग्स ने जन्म ले लिया था, जिसके वजह से वो भी कबीर को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। उसे भी कबीर का साथ अच्छा लगने लगा था, लेकिन कबीर ने जो उसे लेकर अभी बात कही थी, उस बात ने उसके दिल को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। जो प्यार के बीज अभी अभी जन्म लेना शुरू ही करने वाले थे, उसे कबीर ने गर्म पानी डालकर हमेशा हमेशा के लिए मार ही दिया था। एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली थी, जिसे देखकर कबीर को जैसे अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने कहा, अब ये रोना धोना छोड़ो और मेरी बात कान खोलकर सुनो। तुम्हें कोई भी बात किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे करने को कहूंगा, समझी तुम? वहीं गुनगुन सुबकते हुए बोली, जब आपको भी मुझसे वही सब करवाना है तो मुझे बचाया ही क्यों? छोड़ देते मुझे वहीं। मुझे मेरी बड़की अम्मा के पास जाना है, छोड़िए मुझे। ये कहते हुए वो उससे छूटने की कोशिश करने लगी। ये सुनकर कबीर की आंखें गुस्से से लाल होने लगीं और वो गुस्से से बोला, लगता है तुम्हें एक बार में कुछ भी समझ नहीं आता है। ये कहकर उसने एक बार फिर से उसके होठों पर टूट पड़ा। इस बार वो काफी रुडली बिहेव कर रहा था, किस कम बाइट ज्यादा कर रहा था, जिससे गुनगुन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वहीं कबीर जानबूझकर ये सब कर रहा था, जैसे वो उससे दूर जाने वाली बात कहने के लिए सजा देने की कोशिश कर रहा हो। काफी देर बाद वो उससे अलग हुआ। वहीं गुनगुन की हालत काफी बुरी हो चुकी थी, वो बुरी तरह से हाफ रही थी। वहीं कबीर ने धीमी आवाज में उससे कहा, तुम मुझसे आजाद नहीं हो सकती हो। अगर फिर भी तुम मुझसे आजाद होना चाहती हो तो तुम्हें मुझे 5 करोड़ रुपए देने होंगे, जो मैंने तुम पर लगाए हैं। 5 करोड़ रुपए का नाम सुनकर गुनगुन के होश ही उड़ गए थे। उसे तो अभी तक 5 करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये भी नहीं पता था, तो उतने पैसे भला गुनगुन कबीर को कहां से दे सकती थी? उसके इस रिएक्शन को देखकर कबीर ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, सोच लो, या तो पैसे लौटा दो या फिर मैं जैसा कहूं वैसा करो, मर्जी तुम्हारी। ये कहकर वो उसके ऊपर से उठ गया और बाहर जाते हुए बोला, जल्दी से रेडी हो जाओ, आज हम घर वापस जा रहे हैं। ये कहकर वो वहां से चला गया। वहीं गुनगुन बस कबीर को जाते हुए देखती रह गई और फूट फूट कर रोने लगी। आज वालिया मैंशन में जेनी के पेरेंट्स के साथ साथ वहां पर पूरी वालिया फैमिली के मेंबर्स मौजूद थे। आज कबीर और जेनी की शादी की तारीख निकलवाने के लिए सभी इकट्ठा हुए थे। वहीं पंडित जी ने काफी देर तक जेनी और कबीर की कुंडली मिलाई और फिर कहा, इसी महीने में एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शादी करने वाला जोड़ा कभी भी अलग नहीं होता है। उनका पूरा दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशियों से भरा हुआ रहता है। ये तिथि इसी महीने के 15 दिन बाद की है। 15 दिन बाद की शादी की डेट सुनकर कुछ लोग खुश तो कुछ लोग नाराज हो गए। सपना जी के अलावा कबीर की दूसरी शादी के लिए कोई भी खुश नहीं था। वहीं गुनगुन और कबीर भी घर पहुंच चुके थे। उन्होंने पंडित की सारी बातें सुन ली थी। थोड़ी देर बाद जब सबकी नजरें दरवाजे की तरफ पड़ी तो सभी उन्हें देखकर खुश हो गए।
वहीं जैसे ही गुनगुन ने पंडित जी और उनकी बातें सुनी, पता नहीं क्यों पर उसे ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा और वो बिना किसी से कुछ बोले अपने नौकरों वाले रूम की तरफ चली गई। वहीं जब कबीर ने गुनगुन को इस तरह बिना कुछ बोले वहां से जाते हुए देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। वहीं जैनी अब तक कबीर के गले से लग चुकी थी और वो बड़े ही प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए बोली, बेबी हाउ मच आई मिस यू, डिड यू मिस मी। इस पर कबीर ने जैनी को खुद से दूर करते हुए कहा, जैनी आई एम वेरी टायर्ड सो प्लीज कल बात करेंगे। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं जब जैनी के पेरेंट्स ने कबीर को किसी लड़की के साथ घर आते हुए देखा तो जैनी की मदर ने सपना जी से पूछा, वैसे होने वाले समधन जी कबीर के साथ वो लड़की कौन थी, पिछली बार हमने नहीं देखा था। उनकी ये बात सुनते ही वहां मौजूद सभी को जैसे सांप सूंघ गया। वे लोग किसी कीमत पर गुनगुन की सच्चाई जैनी की माँ को नहीं बता सकते थे, नहीं तो उसकी माँ झट से ये रिश्ता तोड़ देती। अब किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दिया जाए। इस पर सपना जी कुछ कहती उससे पहले ही जैनी ने कहा, मॉम आप भी ना, वो इस घर की सर्वेंट है, बस अभी अभी आई है, आप भी ना कौन कौन सी बात लेकर बैठ जाती है। वहीं जैनी की ये बात ऊपर जाते हुए कबीर ने भी सुन ली। उसे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कहा नहीं और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वहीं बाकी घर वाले भी जैनी की बातों का कोई विरोध नहीं कर पाए। वे सभी चुपचाप कबीर की तरफ ही देखने लगे जहाँ से अभी अभी कबीर गया था। दूसरी तरफ गुनगुन अपने रूम का दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रो रही थी। उसे आज पता नहीं क्यों पर कबीर की दूसरी शादी की डेट सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुद से बोली, जब मुझे पता है कि उनकी शादी होने वाली है तो फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, आखिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। जब उसने अपने सामने देखा तो उसे वेदिका दिखाई दी। वेदिका को देखते ही गुनगुन उसके गले लगकर और भी ज्यादा रोने लगी। काफी देर तक रोने के बाद वो वेदिका से अलग हुई। वेदिका ने गुनगुन के आंसू पोंछते हुए कहा, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और खुद को मजबूत करना होगा। ये कहते हुए वो गुनगुन को कंसोल करने लगी। फिर उसने पूछा, वैसे इतने दिनों से कहाँ थी तुम। इस पर गुनगुन ने अपना सिर झुका लिया लेकिन कुछ बोली नहीं। ये देखकर वेदिका समझ गई कि गुनगुन उसे कुछ बताने में कंफर्टेबल नहीं है। इस पर वेदिका ने उससे बिना कुछ बोले उसे आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए कहा। थोड़ी देर तक दोनों ने बातें की। फिर वेदिका के जाने के बाद गुनगुन ने खुद से कहा, सही तो कह रही थी वेदिका जी, हमें इन सब के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, पर पता नहीं क्यों हम चाहकर भी खुद को इन सब के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहे हैं। रात के वक्त आज डिनर करते वक्त जब गुनगुन साइड में सर्वेंट्स के साथ खड़ी थी तो दादा ने गुनगुन को सभी के साथ डिनर करने के लिए कहा तो गुनगुन ने मना कर दिया। इस पर दादा ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, हम सबसे बड़े हैं और तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी, नहीं तो हम भी आज से यहाँ नहीं खाएंगे। ये कहकर जैसे ही वे उठने वाले थे कि गुनगुन ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं दादाजी, मेरा मतलब है कि मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो मिहिका के बगल वाली चेयर पर बैठ गई। वहीं ये सब देखकर सपना जी गुस्से से आग बबूला हो गईं, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन इसके उलट सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, खासकर मिहिका और विक्रम। मिहिका ने खुश होते हुए कहा, अब ठीक है, अब से मैं रोज आपके ही बगल में बैठा करूंगी। ये कहते हुए वो अपनी चेयर गुनगुन के पास कर लिया। वहीं विक्रम भी पीछे रहने वाला नहीं था, उसने भी अपनी चेयर गुनगुन के पास कर ली। दोनों भाई बहन के जेस्चर से गुनगुन मुस्कुराने लगी। वहीं ये सब देखकर सभी मुस्कुराने लगे। तभी अचानक विक्रम ने गुनगुन से कहा, भाभी, हमारे कॉलेज की तरफ से सारे स्टूडेंट्स को अपने साथ एक एक स्केच आर्टिस्ट को लेकर जाना है। उनसे उन्हें जो थीम दी जाएगी उसकी तस्वीर बनानी होगी, तो क्यों ना आप मेरी स्केच आर्टिस्ट बन जाओ। विक्रम की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि सभी को विक्रम की ये बात बिना सिर और पैर की लग रही थी। सपना जी ने गुनगुन का मजाक उड़ाते हुए कहा, गुनगुन और स्केच आर्टिस्ट, क्या बात कर रहे हो विक्रम, इस लड़की को तो ढंग से पढ़ना तक नहीं आता, तो वो क्या ही कर सकती है। ये कहकर वो उस पर हंसने लगी। मिहिका विक्रम की बात को समझ गई थी। अगर विक्रम ने गुनगुन को अपने कॉलेज के इतने इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए चुना है तो पक्का उन्होंने गुनगुन भाभी में कुछ तो देखा ही होगा। यही सोचते हुए वो सभी से बोली, मैं भाई से एग्री करती हूँ, अगर भाई ने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। उसके इस तरह विक्रम की साइड लेते हुए देखकर सपना जी ने कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम मिहिका। उनकी बात को बीच में ही काटते हुए विक्रम ने कहा, ये मेरे कॉलेज का मामला है तो इसमें मुझे किसी की राय नहीं चाहिए, ये मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। वहीं गुनगुन भी विक्रम की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोली और विक्रम से बात करने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगी कि विक्रम ने उन्हें रोकते हुए कहा, भाभी, इसके बारे में मैं कल आपसे अच्छे से बात करूंगा। वहीं तकरीबन रात के 2 बजे गुनगुन रूम में आराम से सो रही थी कि तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। काफी देर तक बजने के बाद जब उसने नींद में कॉल पिक की तो दूसरी तरफ की आवाज आई, मेरे कमरे में मेरे लिए खाना लेकर आओ, अभी इसी वक्त, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट का समय है। इतना ही कहकर फोन कट गया।
थोड़ी देर बाद गुनगुन खाना लेकर कबीर के रूम के बाहर खड़ी थी। उसने धीरे से दरवाजा नॉक किया तो पाया कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वो धीरे से कमरे के अंदर गई और खाना टेबल पर रखकर जैसे ही जाने के लिए एक कदम बढ़ाया ही था कि अचानक उसके कानों में कबीर की दमदार आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही उसके बढ़ते कदम वहीं रुक गए और वो पीछे पलटकर देखा तो कबीर अभी अभी नहाकर आया हुआ था। उसने अभी सिर्फ एक टॉवल ही पहना हुआ था। उसकी मस्कुलर बॉडी साफ साफ दिखाई दे रही थी। कबीर को देखते ही उसकी नजर कबीर की बॉडी पर ही टिक गई थी। उसे कबीर को इस वक्त छूने का मन कर रहा था। वो उसके मसल्स को छूना चाहती थी। वहीं कबीर जब इस तरह गुनगुन को खुद को घूरते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। वो उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी बॉडी अट्रैक्टिव लग रही है? वही गुनगुन बेख्याली में हाँ में सिर हिला दिया, जिसका उसे कोई ख्याल ही नहीं रहता। ये सुनकर कबीर मुस्कुरा दिया। एक बार फिर कबीर ने दोबारा उससे पूछा, क्या तुम इन्हें छूना चाहती हो? ये कहते हुए उसने गुनगुन का हाथ पकड़कर अपने चेस्ट पर रख दिया। वही गुनगुन बस कबीर को देखते हुए उसके सारे सवालों का जवाब देती जा रही थी। जैसे ही उसका हाथ कबीर ने अपनी बॉडी पर रखा, अचानक गुनगुन को होश आया और वो खुद को कबीर के इतना नजदीक देखकर घबरा गई और फिर वो पीछे हटने लगी, जिसे देखकर कबीर ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम्हारा मुझे घूरना हो गया हो तो क्या मैं खाना खा सकता हूँ? और हाँ, जब तक मेरा खाना नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती, समझी? गुनगुन ने डरते हुए पूछा, लेकिन क्यों? कबीर ने कहा, क्योंकि मैं आज तुमसे कुछ जरूरी बात करने वाला हूँ। जब तक खा ना लूं चुपचाप यही रहना होगा। ये कहकर कबीर अपना ड्रेस चेंज करने के लिए चला गया। फिर खाना खाने के लिए बैठ गया और वहीं गुनगुन एक ही जगह खड़ी रही, मानो जैसे वो उस बात को जाने बिना वहां से जाने वाली नहीं थी। जैसे ही गुनगुन ने देखा कि कबीर ने खाना खा लिया है तो वो उसके पास आई और बोली, अच्छा अब बताओ मुझे कि वो कौन सी बात है? उसके इस उतावलेपन को देख कबीर ने उससे कहा, अरे तुम्हें किस बात की जल्दी है? कहीं ट्रेन पकड़ने जाना है क्या? इस पर गुनगुन बोली, वो आपने ही तो कहा था कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ तो। उसके इस जवाब पर कबीर ने कहा, ठीक है, अब मैं ही बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं भूल गया, अब बोलो क्या करूँ? ये कहकर उसने उसे सीधे अपनी गोद में उठा लिया और अपने बेड पर लिटा दिया। उसके बाद बिना वक्त गवाए खुद उसके ऊपर आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मुझे नींद आ रही है तो सोने दो। वही गुनगुन उससे छूटते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको सोना है तो आप सोइए, मुझे क्यों पकड़ कर रखा है? छोड़िए मुझे। इस पर कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब अगर तुमने एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं फिर अपने तरीके से तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। ये कहकर वो उसके होठों की तरफ बढ़ा। वहीं गुनगुन ने झट से अपना हाथ मुंह पर रखकर ना में सिर हिलाना शुरू कर दिया। ये देखकर कबीर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर उसने अपना चेहरा गुनगुन की गर्दन में छुपाकर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन वही गुनगुन को अब नींद नहीं आ रही थी। कबीर के इतने करीब होने से कुछ अजीब सा फील हो रहा था। वो इस फीलिंग को अच्छे से समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसे कबीर का यूं उसके करीब रहना अच्छा लग रहा था। उसके हाथ अपने आप ही उसके बालों में चलने लग गए और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब सुबह कबीर की नींद खुली तो उसने अपने सामने गुनगुन का चेहरा देखा। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने एक हल्का किस गुनगुन के होठों पर किया और पीछे हट गया। फिर जैसे ही उसने नजर घुमाई तो उसका चेहरा और भी ज्यादा हैरानी से फैल गया, क्योंकि सुबह के 9 बज चुके थे। उसे अब गुनगुन के लिए डर लगने लगा था, क्योंकि गुनगुन कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती थी। अब तक तो सभी घर वालों को गुनगुन के न मिलने की खबर मिल चुकी होगी। यही सब सोचते हुए उसने गुनगुन से कहा, माय डियर वाइफी, जल्दी से उठ जाओ, सब तुम्हारे बारे में नीचे पूछ रहे होंगे, जल्दी से उठ जाओ। ये कहते हुए वो उसे उठाने लगा, लेकिन वो नहीं उठी। जब वो नहीं उठी तो उसने गुनगुन को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया और उसे बाथ टब में फेंक दिया। वही गुनगुन पानी में गिरते ही चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मैं पानी में डूब रही हूँ, बचाओ। वही कबीर ने उसे आंखें छोटी करके घूरते हुए कहा, चुपचाप 10 मिनट के अंदर तैयार होकर बाहर आ जाओ। ये कहकर वो वहां से चला गया। वही गुनगुन की भी नींद अब खुल चुकी थी। वो जल्दी से रेडी होकर बाहर आ गई, क्योंकि कबीर पहले ही गुनगुन के कुछ कपड़े अपने रूम में रखवा लिए हुए थे। थोड़ी देर बाद गुनगुन सबसे छुपते छुपाते अपने रूम में पहुंची और फिर थोड़ी देर बाद अपने रूम से निकलकर जैसे ही बाहर आई कि अपने सामने एक साथ इतने लोगों को देखकर घबरा गई, क्योंकि उसके सामने दादा, दादी, मिहिका और विक्रम खड़े थे। मिहिका ने कहा, भाभी आप इतने टाइम तक रूम में क्या कर रही थी? विक्रम ने भी कहा, हाँ हाँ भाभी, आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपको अपना स्केच आर्टिस्ट चुना है और आप खुद ही सुबह से गायब हैं। वहीं दादी दादा भी सवालिया निगाहों से उसी की तरफ देखे जा रहे थे। वहीं गुनगुन, हाय अबला नारी, बुरी फंसी बेचारी, सच कह नहीं सकती, झूठ बोल नहीं सकती, अब करे भी तो क्या करे? आखिर क्या जवाब देगी गुनगुन सभी के सवालों का? जहाँ सब गुनगुन के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे, वहीं गुनगुन खामोश सी खड़ी कुछ सोचने में लगी हुई थी कि तभी अचानक उन सबको कबीर की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, वो मेरे साथ थी, मुझे उससे कुछ काम था। ये कहकर वो वहां से चला गया।
वहीं जहां कबीर को उम्मीद थी कि अब गुनगुन से कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, हुआ भी वैसा ही। विक्रम ने गुनगुन को अपने लैपटॉप से कुछ कंपटीशन के स्केचेस की तस्वीरें दिखाईं, जिसे देखकर गुनगुन काफी ज्यादा खुश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे इन सब की बहुत ज्यादा नॉलेज हो। तभी अचानक एक तस्वीर आई, जिसे देखते ही गुनगुन ने चिल्लाते हुए कहा, अरे विक्रम भाई, मैंने तो ये तस्वीर बनाई हुई है। ये कहकर उसने थोड़ी ही देर में कुछ स्केचेस के पेजेस विक्रम को दे दिए। जैसे जैसे विक्रम और मिहिका उन तस्वीरों को देखते जा रहे थे, उनके चेहरे पर हैरानी के भाव बनते जा रहे थे। विक्रम ने एक्साइटेड होकर कहा, वाओ भाभी, आप तो कमाल हो। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अपना पार्टनर चुनने में मैंने कोई गलती नहीं की है। आई एम प्राउड ऑफ माई डिसीजन। ये कहते हुए वो गर्व से अपना सीना फुला लिया। वहीं मिहिका ने एक पंच विक्रम के सीने पर मारते हुए कहा, अब इतना ज्यादा खुद पर मत इतराओ, चुपचाप भाभी को कल के होने वाले कंपटीशन के बारे में सब कुछ अच्छे से समझाओ। थोड़ी देर तक यूं ही दोनों भाई बहन ने गुनगुन को कल के होने वाले कंपटीशन के बारे में अच्छे से समझा दिया। वहीं गुनगुन भी उनकी बातें अच्छे से समझ गई थी। आज का सारा दिन गुनगुन ने स्केच से जुड़ी काफी सारी चीजों को सीखा और समझा था, इसलिए आज वो काफी ज्यादा थक भी चुकी थी। कभी कभी वो खुद भी सोचती थी कि उसने इतनी अच्छी स्केच बनाने की कला अचानक कहाँ से आ गई। पहले कभी तो उसने ना ही इसे सीखा था और ना ही इसके बारे में कुछ जानती थी। अरे वो तो आज तक कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाई थी। आज रात के वक्त गुनगुन ने जानबूझकर अपना फोन बंद कर लिया था, ताकि कबीर उसे फिर से परेशान न कर सके, क्योंकि आज सुबह जो कुछ हुआ था उसके वजह से उसे सभी के सामने काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। वहीं कबीर जब ऑफिस से आने के बाद गुनगुन को कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आया। वो समझ गया कि ये सब क्यों किया गया है। इससे वो गुस्से से आग बबूला हो गया। कबीर चुपके से सीधे गुनगुन के रूम की तरफ बढ़ गया। रूम के बाहर पहुंचकर उसने दूसरी चाबी से दरवाजा अनलॉक कर दिया। अंदर जाकर उसने देखा कि हमेशा की तरह गुनगुन पढ़ते पढ़ते ही सो चुकी थी। वो जहाँ गुनगुन पर गुस्सा था, वहीं उसे देखते ही उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया और वो एकटक उसे ही देखता रह गया। थोड़ी देर तक यूं ही देखने के बाद कबीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर अपने रूम में लेकर चला गया। रूम में पहुंचकर उसने उसे अपनी बाहों में लेकर पहले तो जी भरकर निहारने लगा, तो देखा कि गुनगुन अभी भी नींद में ही थी। उसे देखते हुए कबीर ने कहा, पता नहीं कब और कैसे, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो गुनगुन। जहाँ तक कबीर की बात रहती तो शायद मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम तो किंग की हार्ट बीट बन चुकी हो। कबीर तो अपने दिल को समझा भी लेता, लेकिन किंग की हार्ट बीट को किंग से दूर करना अब किसी के बस की बात नहीं है। अब तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। पता नहीं क्यों मुझे तुमसे वही कनेक्शन फील होता है जो सालों पहले हुआ था, लेकिन तुम नहीं, वो नहीं हो सकती। ये सब सोचते हुए उसे कोई पुरानी घटना याद आ गई। अगली सुबह जब गुनगुन की नींद खुली तो उसने खुद को कबीर की बाहों में पाया। कबीर को देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। इस वक्त कबीर सोते हुए बेहद ही हैंडसम नजर आ रहा था। उसे देखने से कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो जागने के बाद एक खतरनाक इंसान में तब्दील हो जाता है, जो सभी को सिर्फ धमकियां ही देता रहता है। गुनगुन को अचानक पता नहीं क्या सूझा और उसने कबीर के होठों पर एक किस कर दिया। किस करने के बाद वो जैसे ही दूर होने लगी कि कबीर ने झट से उसे पीछे से पकड़कर उसके होठों को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। वहीं गुनगुन आंखें फाड़े हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। वो मन ही मन खुद को कोस रही थी कि आखिर उसने क्या सोचकर कबीर को आगे बढ़कर किस करने की सोची। काफी देर तक यूं ही किस करने के बाद जब कबीर ने उसे छोड़ा तो गुनगुन गुस्से से कबीर को घूरते हुए बोली, छी छी, आपने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, बिना सुबह सुबह मुंह धोए हुए। वहीं कबीर ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, अच्छा मैंने तुम्हारा धर्म भ्रष्ट किया, लेकिन उससे पहले तुमने जो किया वो क्या था, बोलो। ये सुनकर तो गुनगुन अपनी नजरें चुराने लगी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। वो बिना कुछ बोले ही वहां से जाने को हुई ही थी कि कबीर ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, अच्छा अब अपनी बारी आई तो बिना बताए जाना चाहती हो, ये नहीं होने वाला। अब तो गुनगुन उस घड़ी को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। जिस पल उसके दिमाग में कबीर को किस करने का ख्याल आया था, उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी भी दोबारा। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कबीर उसके ऊपर आते हुए बोला, अब जब गलती कर दी ही है तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही। ये कहकर उसने फिर से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वहीं गुनगुन को अब रोना आ रहा था और वो धीरे धीरे सुबकने लगी। वहीं कबीर जब उसे रोते हुए देखता है तो वो उससे पूछा, अब तुम रो क्यों रही हो? इस पर गुनगुन सुबकते हुए बोली, मुझे लेट हो रहा है और फिर सब मुझसे सवाल करेंगे, मुझे उनसे कुछ भी छुपाना अच्छा नहीं लगता। इस बार मैं उनको सारी बातें बता दूंगी आपके बारे में। ये सुनकर कबीर ने उसी आंखें छोटी करके घूरते हुए कहा, अगर तुमने गलती से भी ऐसा वैसा करने की सोची तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? ये कहकर वो उसके ऊपर से उठ गया। वहीं गुनगुन उसके उठते ही चैन की सांस ली और वहां से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे साड़ पड़ा हो। उसके इतनी तेजी से भागते हुए देखकर कबीर की हंसी छूट गई और वो हंसते हुए ही बोला, पागल लड़की कहीं की। रूम में पहुंचकर गुनगुन फौरन रेडी होकर बाहर आई और अपने रोज के कामों में लग गई। डाइनिंग टेबल पर रोज के मुकाबले कबीर कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। जब दादी माँ ने ये देखा तो वो सारा माजरा समझ गई, फिर भी अनजान बनते हुए बोली,
कबीर, वैसे तुम जेनी के साथ शॉपिंग पर कब जा रहे हो? आफ्टर ऑल तुम्हारी अब उससे शादी जो होने वाली है। वही कबीर, जो अभी अभी अच्छे मूड में था, दादी की बात सुनकर उसका मूड ऑफ हो गया। उसने थोड़ा चिढ़े हुए तरीके से कहा, दादी आप इन सब की चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। ये कहते हुए उसकी इंटेंस नजरें गुनगुन को ही देख रही थी, जो कबीर की नजरों से अनजान सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। तभी कबीर की प्लेट के पराठे खत्म हो गए तो गुनगुन कबीर को सर्व करने चली गई। पराठे देते वक्त कबीर की नजर गुनगुन की कमर पर गई, जो खुली हुई थी, जिससे उसकी पतली कमर शो हो रही थी। तभी कबीर को एक शरारत सूझी और उसने सबकी नजरें बचाकर गुनगुन की कमर को सहलाना शुरू कर दिया। किसी के टच का एहसास होते ही गुनगुन जोर से चीख पड़ी, जिससे सभी ने खाना छोड़कर उसे ही देखना शुरू कर दिया। वहीं कबीर ने भी झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी दादी ने कहा, गुनगुन क्या हुआ बेटा, तुम चीखी क्यों? इस पर गुनगुन ने तिरछी नजर से कबीर को देखा, जैसे कह रही हो, क्या करूं मैं अब? वही कबीर ने गुनगुन की नजरों को खुद पर महसूस करते हुए अपने कंधे उचका दिए, जैसे कहना चाह रहा हो, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, चिल्लाई तुम थी ना, मैं नहीं। इसलिए गुनगुन ने धीरे से कहा, वो दादी अभी मैं बता नहीं सकती। ये कहते हुए वो तेजी से वहां से भाग गई। वहीं सपना जी उसकी हरकत देखकर गुस्से से पागल हो गईं। ब्रेकफास्ट के बाद विक्रम और मिहिका उसे अपने साथ कॉलेज लेकर गए, जहां आज उसका कंपटीशन था। कार में बैठते हुए जब गुनगुन ने बाहर देखा तो उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। इसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती थी। उसने खुद से कहा, क्या मैं विक्रम भैया की उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी? अगर मुझसे नहीं हुआ तब क्या होगा? नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। यही सब सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर बाहर देखने लगी। थोड़ी ही देर में वे सभी कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में सभी पार्टिसिपेंट्स अपने अपने पार्टनर के साथ आए हुए थे। जब विक्रम और मिहिका को सबने एक लड़की के साथ देखा तो वे सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। विक्रम के एक दोस्त जिसका नाम रोहन था, वो बहुत ही ज्यादा फ्लर्टिंग किस्म का लड़का था। वो कभी भी किसी लड़की के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहता था। उसके लिए लड़कियां बस टाइम पास के लिए होती थी। उसने विक्रम के कान में कहा, यार विक्रम, ये लड़की कौन है, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? इस बात पर विक्रम ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं वो मेरी दोस्त है, उसका नाम गुनगुन है। अच्छा दोस्त, ओह मान गए भाई, लेकिन तेरी दोस्त है बड़ी खूबसूरत, जरा मेरी भी तो जान पहचान करवा दे। ये कहते हुए वो गुनगुन को अजीब सी निगाहों से देखने लगा। विक्रम अपने दोस्त की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने उसके कान में कहा, भाई देख, गुनगुन के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत कर तो तेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, समझा? ये कहकर वो मिहिका और गुनगुन के साथ वहाँ से निकल गया। वहीं उसके जाते ही रोहन के एक दोस्त ने उससे कहा, भाई आज ये विक्रम कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है इस लड़की को लेकर। इस पर रोहन ने एक गंदी हंसी हंसते हुए कहा, जो चीज एक बार रोहन को पसंद आ जाती है वो उसे बिना चखे जाने नहीं देता। ये कहते हुए उसकी नजर सिर्फ गुनगुन पर ही टिकी हुई थी। उसने गुनगुन को देखते हुए आह भरते हुए फी से कहा, अब देखती जाओ मेरी जान, अब मैं करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वही गुनगुन इन सभी चीजों से अनजान बस कॉलेज की हर चीज को बड़ी ही बारीकी से देख रही थी। वो अभी बिल्कुल ही एक छोटी सी बच्ची जैसी लग रही थी, जिसे उसके पेरेंट्स कहीं घुमाने के लिए लेकर गए हों। विक्रम उसे अपने साथ एक बड़े से हॉल में लेकर चला गया, जहां सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ उनके स्केच आर्टिस्ट के अलग अलग सेक्शन बनाए गए थे। विक्रम भी गुनगुन के साथ अपने सेक्शन में चला गया। वहीं गुनगुन को ये सब देखकर बेहद घबराहट होने लगी। उसे इतना परेशान देखकर मिहिका ने उससे कहा, भाभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा ही करोगी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, बस आप कॉन्फिडेंट रहो। मिहिका की बात सुनकर गुनगुन को थोड़ा सा चैन मिला और वो अब थोड़ी सी कॉन्फिडेंट लग रही थी। थोड़ी ही देर में वहाँ पर माइक पर अनाउंसमेंट हुई और सभी की नजरें उस एंकर की तरफ चली गईं। उस एंकर ने कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेस्ट स्केचिंग कंपटीशन। आपका ये आने वाला स्केच आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आप सभी कंटेस्टेंट्स को अच्छे से पता है। सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी जगह पर आ चुके थे। सभी कंटेस्टेंट्स को एक ही टॉपिक दिया गया था। विक्रम को अपने स्केच पार्टनर को उस टॉपिक को समझाना था और उसका पार्टनर उस चीज को समझकर उससे रिलेटेड स्केच बनाने वाला था। विक्रम गुनगुन को उस टॉपिक के बारे में समझाने लगा। आपको अपने स्केच के माध्यम से किसी एक ऐसी चीज की तस्वीर बनानी होगी जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता हो, जो सिर्फ आपकी इमेजिनरी वर्ल्ड में बिलोंग करती हो। लेकिन ट्विस्ट इस बात की है कि आपको ये सब करने और सोचने के लिए सिर्फ 45 मिनट का ही टाइम दिया गया है। ये अनाउंसमेंट सुनकर ही गुनगुन थोड़ी परेशान हो गई, तो विक्रम ने उसे रिलैक्स कराते हुए कहा, भाभी बस थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके उस चीज के बारे में सोचिए जो आपके मन और दिल में बसी है। वहीं गुनगुन ने विक्रम की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर ध्यान केंद्रित करके अपने मन में बसे उस चीज के बारे में सोचने लगी। थोड़ी देर तक यूं ही सोचने के बाद उसे कुछ याद आया और उसने अपनी स्केचिंग शुरू कर दी। लगभग 45 मिनट के बाद टाइम अप हो गया
और सभी पार्टिसिपेंट्स के हाथ रुक गए। वहीं विक्रम जब गुनगुन की स्केच को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि गुनगुन ने स्केच में जिस इंसान को बनाया था उससे ज्यादा खूबसूरत उसने आज तक किसी को भी नहीं देखा था। वो दरअसल गुनगुन ने जो स्केच बनाई थी वो एक इंसान की थी, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें किसी सागर के पानी की तरह शांत लग रही थी। अगर कोई भी उसकी आंखों को ध्यान से देखता तो उसे उसकी आंखों में छुपी हुई लहरें दिख सकती थी। वो लहरें मानो उसके दिल में उठ रहे उन तमाम दर्द को बयां करने के लिए काफी थी, जिसे उसने सिर्फ अपनी आंखों में दफन करके रखा हुआ था। बाकी उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। जब एक एक करके सभी के स्केचेस दिखाए गए तो सभी पार्टिसिपेंट्स के मुकाबले गुनगुन की स्केच काफी अच्छी थी। उस स्केच ने सभी के दिलों पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी थी, जिसकी वजह से विक्रम को जीत हासिल हुई और विक्रम व गुनगुन को इस स्केच कंपटीशन का विनर घोषित किया गया। इस अनाउंसमेंट को सुनकर गुनगुन को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। तभी अचानक एंकर की आवाज सुनाई दी, जिसने कहा, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि आज के विजेता को ट्रॉफी के साथ साथ और भी कुछ मिलने वाला है, तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि इस खबर को सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। एंकर ने आगे कहा, इस कंपटीशन के विजेता को ट्रॉफी के साथ साथ उसके पार्टनर को हमारे कॉलेज की तरफ से नेशनल लेवल पर स्केचिंग कंपटीशन में पार्ट लेने का मौका मिलने वाला है। उस कंपटीशन को जीतने वाले को पूरे 10 लाख प्राइज मनी मिलेगी। है ना ये चौंकाने वाली खबर? वहीं गुनगुन को उस एंकर की बातें सुनकर चक्कर से आने लगे थे, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाल लिया, क्योंकि वो अभी सभी के सामने बेहोश नहीं हो सकती थी। हालांकि ये बेहोशी उसे खुशी की वजह से ही हो रही थी, क्योंकि एक गंवार लड़की का टैग सुनने वाली लड़की के लिए अपने लिए कुछ ऐसा सुनना किसी सपने से कम नहीं था। उसने खुद से कहा, क्या सच में मैंने ये सब किया है? इस पर विक्रम ने उसके पीछे से कहा, बिल्कुल भाभी, ये सब आप। ये देख तो, मैंने अभी अभी 10 मिनट पहले ये स्केच अपलोड की थी और अब तो 50,000 से ज्यादा शेयर हो चुके हैं। विक्रम उसका फोन झपट कर बोला, क्या सच में? रुक, मुझे देखने दे। अरे वाह, पर ये तो बस स्केचिंग कंपटीशन ही था ना, इसमें इतने दीवाने क्यों हो रहे हैं लोग? विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, तो मुबारक हो भाभी, आप तो आज ही इंस्टाग्राम की नई सेलिब्रिटी बन जाओगी। मुझे तो फायदा ही होगा, आपके साथ सेल्फी लेकर मैं भी फेमस हो जाऊंगा। दूसरी तरफ मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक अड्डे में एक गंदी सी 4 दीवारी वाले कमरे में 2 बदमाश बैठे मोबाइल पर स्केच देख रहे थे। उनमें से एक ने अपनी सिगरेट कुचली और चीख उठा। एक बदमाश जिसका नाम शेरा था, वो बोला, अरे अरमान, ये तो 20 साल पहले गायब हुई आफरीन बेगम की स्केच है। पक्का, ये आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता। अरमान ने घबराते हुए कहा, चुप रह शेरा, अगर ये बात दुबई के किंग अब्बास तक पहुंची तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। सालों से कोई सुराग नहीं मिला था और अब एक लड़की ने इसका स्केच बना दिया। इसका मतलब है कि आफरीन बेगम को किसी ने हाल ही में देखा है। शेरा बोला, तो हमें उस लड़की को ढूंढना होगा जिसने ये स्केच बनाई है। अगर हम उस तक पहुंच गए तो किंग अब्बास से पूरा दुबई का सोना हम हथिया सकते हैं। जल्दी अपने लोगों को लगा। इधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऑफिसों में भी हड़कंप मचा हुआ था। एक तकनीकी विशेषज्ञ अपनी चेयर पर बैठा कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ा रहा था, जब उसके बॉस ने पीछे से आवाज दी। बॉस सख्ती से बोला, क्या पता चला, किसने अपलोड किया है ये? टेक्नीशियन पसीना पोंछते हुए बोल, सर मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे ही मैं उस IP एड्रेस के पास पहुंचता हूँ, सारे लॉग डिलीट हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा हैकर है जो हर ट्रेस मिटा रहा है। ऐसा लगता है कि किसी शक्तिशाली इंसान ने पूरी जानकारी गायब करवा दी है। बॉस गुस्से में बोला, धत, लेकिन मुझे स्केच बनाने वाले का नाम चाहिए। अगर अंडरवर्ल्ड के लोग हमसे पहले पहुंच गए तो हमारी कंपनी की लाज मिट्टी में मिल जाएगी। और कोई रास्ता निकाल। दूर दुबई के सबसे ऊंचे बुर्ज के आखिरी मंजिल पर एक अंधेरे कमरे में दुबई किंग अब्बास दुर्रानी बैठा था। उसकी आंखें सामने रखी उस पुरानी तस्वीर पर जमी थीं, जिसमें सिर्फ आफरीन की आंखें थीं। वो उनसे बातें कर रहा था। अब्बास खुद से फुसफुसाते हुए बोला, ना जाने कितने साल हो गए, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरी जवानी गुजर गई। हर रात मैं सोचता हूँ, कहाँ हो तुम, किसने तुम्हें छिपा रखा है? वो अपनी उंगलियों से फ्रेम को सहलाने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। किंग अब्बास, जिसके नाम से पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता था, आज एक बेबस आदमी बनकर रो रहा था। उसने अपना सिर झुका लिया और बड़बड़ाया, लेकिन अब शायद तुम्हारी कोई सूरत सामने आई है। मुझे इस वायरल स्केच के बारे में पता चला है। वो आंखें वही हैं। तभी उसके पास मौजूद एनक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन पर तेज घंटी बजी। उसने झट उठाया। सहायक फारूक का कॉल था। अब्बास तेजी से बोला, फारूक बोल, क्या खबर है? वो स्केच? फारूक एक्साइटेड होते हुए बोला, सर हमने कंफर्म कर लिया है। वायरल स्केच बिल्कुल उसी फोटो से मैच करती है जो आपके पास है। 99% मैच है। ये स्केच भारत के एक छोटे से शहर के कॉलेज से अपलोड हुई थी, लेकिन जब तक हम रिकॉर्ड खोलते तब तक कोई सबूत गायब कर चुका था। हमें सिर्फ एक ही सुराग मिला, एक लड़की वहाँ स्केच बनाती दिखी है। अब्बास खुशी से उछलते हुए बोला, लड़की? नाम पता है? पता लगाओ, मुझे अभी उससे मिलना है। अगर उसने आफरीन की आंखें देखी तो मतलब वो जानती है कि वो कहाँ है। फारूक ने सावधानी से कहा, सर लेकिन इंडिया जाना सेफ नहीं है। वहाँ कई दुश्मन एजेंसियां और गैंग आपके इंतजार में बैठे हैं। अगर आपने कदम रखा। अब्बास गरजते हुए बोला, फारूक मैं दुबई का बादशाह हूँ, पर वो मेरी दुनिया है। मुझे परवाह नहीं कि रास्ते में कितने दुश्मन हैं। मेरा जेट तैयार करो, मुझे अब इसी वक्त भारत जाना है।
और हाँ, उस लड़की को तब तक किसी की नजर में मत आने देना, हमें सबसे पहले उस तक पहुंचना है। कॉल कटने के बाद अब्बास ने आसमान की तरफ देखा और हंस पड़ा, एक अजीब सी खुशी और दर्द से भरी हंसी। अब्बास खुद से बोला, ये अल्लाह का करिश्मा है, आखिरकार उसने मेरी दुआ सुन ली। अब मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ, इस बार कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। रात के 11 बजे कबीर के लिविंग रूम में एक पूर्व पुलिस अधिकारी था और अब प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करता था। उसके सामने गुनगुन और विक्रम खड़े थे। दोनों के चेहरे पर सहमी हुई मुस्कान थी। माहौल में एक अजीब सी भारीपन थी। कबीर बिना कुछ बोले इधर उधर टहल रहा था। तभी विक्रम की धैर्य खत्म हो गई। विक्रम ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है भाई, आपने आधी रात को बुलाकर खड़ा कर दिया है? क्या हमने कोई चोरी की है या शहर में बम रख दिया है? ऐसे तो मत घूरिए, डर लगता है। कबीर रुककर कड़ी नजर से बोला, तुम्हें पता है तुम दोनों ने क्या किया है? गुनगुन, वो स्केच जो तुमने कॉलेज में बनाई वो वायरल हो चुकी है, सारे अंडरवर्ल्ड में बवाल मचा है। विक्रम तुरंत बोल पड़ा, तो इसमें बुरा क्या है? भाभी तो आर्टिस्ट हैं, उनकी स्केच वायरल होगी तो कॉलेज में उनका नाम होगा, पुरस्कार मिलेगा, हमें तो प्राउड होना चाहिए। कबीर ने विक्रम को ऐसे घूरा मानो वह पागल हो गया हो। कबीर गुस्से से बोला, प्राउड? तुझे पता है वो स्केच किसकी है? वो है दुबई के किंग अब्बास की बीवी आफरीन दुर्रानी। और सुनो, वो सिर्फ बीवी नहीं थी बल्कि एक खतरनाक गैंगस्टर भी थी। 20 साल पहले वो भारत आई थी और उसके बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। इतना सुनना था कि विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। गुनगुन हकलाते हुए बोली, पर मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने वो फोटो लाइब्रेरी की एक पुरानी किताब में से निकाली थी। वहाँ सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, पूरा चेहरा नहीं। मुझे क्या मालूम वो कोई अपराधी है। कबीर ने अपनी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। देखो, जितने भी बड़े माफिया गुट हैं सब समझ रहे हैं कि जिस किसी ने असली आफरीन को देखा उसने ही यह स्केच बनाई है, और अब वे सारे लोग इस स्केच को बनाने वाले तक पहुंचना चाहेंगे ताकि उन्हें आफरीन का सुराग मिल सके। विक्रम ने घबराकर कहा, तो क्या हमें कोई मार डालेगा? कबीर डांटते हुए बोला, वो तुम्हें मारेंगे नहीं, वो तुम्हें पकड़ेंगे, तुमसे पूछताछ करेंगे, लेकिन हाँ, अगर तुमने सपोर्ट नहीं किया तो तुम्हें खत्म भी कर सकते हैं। अंडरवर्ल्ड में इंसानियत नहीं होती, बस मतलब होता है। गुनगुन लगभग रोते हुए बोली, ओह, अब क्या होगा? क्या मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए? कबीर सिर हिलाते हुए बोला, पुलिस तो खुद अंडरवर्ल्ड के साथ मिली हुई है इस मामले में, कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन मैंने अभी अभी अपने कुछ हैकर दोस्तों से तुम्हारी सारी ऑनलाइन लिंक्स मिटा दी है। फिलहाल कोई नहीं जानता कि ये स्केच किसने बनाई, क्योंकि किसी ने नाम तो अपलोड किया ही नहीं था। हमारे पास कुछ दिनों की मोहलत है। विक्रम राहत की सांस लेते हुए बोला, तो हम बच गए? कबीर सीरियसली बोला, नहीं विक्रम, बचना तो अभी बाकी है, क्योंकि मुझे सूचना मिली है कि खुद अब्बास दुर्रानी दुबई से इंडिया के लिए रवाना हो चुका है। वो अपनी बीवी को खोजने के लिए पागल है। अगर वो तुम तक पहुंचा तो वो दोस्त है या दुश्मन ये कहना मुश्किल है, लेकिन उससे पहले कई दूसरे शार तुम्हें ढूंढेंगे। उसी समय कबीर के दूसरे फोन पर एक सीक्रेट मैसेज आया। उसने पढ़ा और उसका चेहरा और भी पत्थर जैसा हो गया। गुनगुन घबराते हुए बोली, क्या हुआ, किसका मैसेज है? कबीर मोबाइल रखते हुए बोला, मेरे एक सोर्स ने बताया, अब्बास सिर्फ तुम्हें खोजने नहीं आ रहा, वो असली आफरीन की जान बचाने आ रहा है। कोई बड़ा षड्यंत्र है जो अब सामने आएगा, और ये स्केच उस साजिश का बीज है। अब तुम दोनों समझ गए होंगे, अब हमें बहुत सावधान रहना होगा। कोई भी अगला कदम हमारी जान ले सकता है। तीनों एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो तूफान आने से पहले की शांति हो। बाहर हवा के झोंकों ने खिड़कियां हिला दी, जैसे कोई काली रात खतरनाक मेहमान लेकर आ रही हो। कबीर ने विक्रम को वहां से भेज दिया था। अब उस रूम में सिर्फ कबीर और गुनगुन ही बचे थे। वहीं गुनगुन ने देखा कि विक्रम वहां से चला गया है, तो उसने कबीर को देखते हुए कहा, क्या मैं अब जा सकती हूँ? इस पर कबीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी यहाँ से जा सकती हो? वहीं गुनगुन धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। अब कबीर और गुनगुन एक दूसरे के बेहद करीब थे। उन दोनों को एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। कबीर ने गुनगुन की ठुड्डी को पकड़कर ऊपर उठाया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो? इस पर गुनगुन कुछ नहीं बोली और सिर झुकाकर खड़ी रही। ये देखकर कबीर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई और उसने धीरे से उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, लगता है तुम्हें कुछ कहना नहीं है। ये कहकर उसने उसके कान पर एक हल्का किस किया और फिर उसके कान पर एक फूंक मार दी, जिससे गुनगुन के पूरे शरीर में अजीब सी सेंसेशन की लहर दौड़ गई। फिर उसने उसे सीधे अपनी गोद में उठा लिया और अपने बेड की तरफ बढ़ गया। बेड पर उसने उसे आराम से लिटा दिया और फिर खुद उसके ऊपर आ गया। उसकी इस हरकत पर गुनगुन ने उसे रोकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। इस पर कबीर ने उसकी गर्दन को किस करते हुए कहा, तुम्हें मैंने पूरे 5 करोड़ में खरीदा है, तुम्हें याद है या भूल गई हो? अगर भूल गई हो तो याद दिला देता हूँ। ये कहकर उसने फिर से उसे किस करना शुरू कर दिया। पहले तो गुनगुन इसका विरोध करती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे खुद ही कबीर की करीबी अच्छी लगने लगी। उसके हाथ जो अब तक उसे खुद से दूर कर रहे थे, अब वही हाथ धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगे।
वहीं कबीर को जब गुनगुन के साथ का एहसास हुआ तो उसने एक बार नजर उठाकर गुनगुन को देखा, जो पूरी तरह से उसके एहसासों में खो चुकी थी। थोड़ी देर तक यूं ही दोनों एक दूसरे के एहसासों में डूबे रहे कि तभी अचानक कबीर को गुनगुन थोड़ी शांत होती हुई महसूस हुई। जब उसने गुनगुन को देखा तो वह शॉक्ड हो गया, क्योंकि वह सो चुकी थी। उसे इस तरह अचानक सोते हुए देखकर कबीर चिढ़ गया और फिर उसने खुद से कहा, सीरियसली, रोमांस के बीच में कौन सोता है? हद हो गई है। कैसी बीवी मिली है जिसको रोमांस का आर भी समझ नहीं आता है? सारा मेरा अच्छा मूड का सत्यानाश कर दिया इस कमबख्त नींद ने। फिर उसने भी गुनगुन को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो कहते हैं ना, अगर आपकी सुबह का वक्त अच्छा जाए तो पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। लेकिन आज की सुबह कबीर और गुनगुन की खराब होने की वजह आ गई थी। सुबह सुबह जेनी वालिया मैंशन आ चुकी थी, क्योंकि उसे और किसी ने नहीं बल्कि सपना जी ने बुलाया था। कबीर को देखते ही सपना जी ने उनसे कहा, कबीर, आज तुम्हें जेनी के साथ शॉपिंग पर जाना होगा। कबीर अपनी मॉम को मना करने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर गुनगुन पर पड़ी, जिसे देखते ही उसने कहा, ठीक है मॉम, लेकिन मेरे साथ मिहिका और विक्रम भी चलेंगे। थोड़ी ही देर में वे सभी एक बड़े से मॉल के बाहर खड़े थे। जेनी कबीर के साथ अंदर गई, वहीं मिहिका और विक्रम के साथ वेदिका और गुनगुन भी थे। उन दोनों को भी जबरदस्ती उन्होंने अपने साथ यहाँ लेकर आ गए थे। मॉल को देखते ही गुनगुन को फिर से उस दिन वाला हादसा याद आने लगा, जिससे उसके सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा और उसका हाथ पसीने से भीग गया। लेकिन फिर भी उसने खुद को नॉर्मल किया और मिहिका के साथ कपड़े देखने चली गई। जेनी के साथ कबीर भी चला गया। जेनी एक एक करके सारे कपड़ों को अपने ऊपर लगाकर कबीर से पूछती, कैसा लग रहा है? कबीर बस हाँ में जवाब देकर रह जाता था, जिससे जेनी को अब उस पर गुस्सा आने लगा। तभी कबीर का एक कॉल आया और वो कॉल पिक करके साइड में बात करने के लिए चला गया। बात करते करते उसकी नजर गुनगुन पर गई, जो एक लहंगा देख रही थी, लेकिन उसका प्राइस देखकर उसे छोड़ दिया। फिर वो एक दूसरा लहंगा देखा, वो उसे पसंद आता है और उसका प्राइस भी कम था। वो उसे लेकर ट्रायल रूम में ट्राई करने के लिए चली गई। तभी कबीर भी उसके पीछे पीछे ट्रायल रूम में चला गया। ट्रायल रूम में कबीर को देखते ही गुनगुन की चीख निकलने ही वाली थी कि कबीर ने झट से उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। कबीर ने गुनगुन से कहा, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आवाज नीचे करो, सब सुन लेंगे। इस पर गुनगुन ने कहत हुए आंखों से उसे अपने मुंह पर से हाथ हटाने के लिए कहा। इस पर कबीर ने उसके मुंह पर से अपना हाथ हटा लिया। गुनगुन ने कबीर को हैरानी से देखते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से। ये कहते हुए वो दीवार से चिपक गई, क्योंकि उसके कुछ कपड़े पहनने बाकी थे। वहीं कबीर, जो सिर्फ गुनगुन को वो लहंगा देने आया था, गुनगुन को इस तरह घबराते हुए देखकर उसे थोड़ा परेशान करने का मन बना लेता है। वो उसके करीब आते हुए बोला, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। ये कहकर उसने गुनगुन की पीछे की जिप बंद कर दी, जिस पर गुनगुन की आंखें शर्म से झुक गईं। काफी देर तक यूं ही गुनगुन को देखने के बाद कबीर ने उससे कहा, जल्दी से ये लहंगा ट्राई करो। ये सुनकर गुनगुन ने कहा, क्या ये लहंगा? नहीं नहीं। इस पर कबीर ने गुस्से से कहा, चुपचाप इसे अभी ट्राई करो। कबीर के गुस्से को याद करते ही गुनगुन की सीटी पीटी गुम हो गई। वो चुपचाप वो कपड़े ले लेती है और उसके बाद कबीर के वहाँ से बाहर जाने का इंतजार करने लगी। लेकिन कबीर तो कबीर था, वो कहाँ किसी की सुनता था। जो आज सुन लेता, वो भी किसी अड़ियल और जिद्दी बैल की तरह वहीं खड़ा था। उसके इस रिएक्शन से गुनगुन घबरा गई और वो थोड़ा डरते हुए बोली, आप बाहर जाएंगे तभी तो मैं कपड़े बदल पाऊंगी। ये सुनकर कबीर ने बड़े ही एटीट्यूड से कहा, नहीं, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला हूँ। ये कहकर वो आराम से वहाँ खड़ा हो गया, जिसे देखकर गुनगुन की आंखें फैल गईं और वो हकलाते हुए बोली, क्या मतलब आप बाहर नहीं जाएंगे? इस पर कबीर ने ना में अपनी गर्दन हिला दी, जिसे देखकर गुनगुन ही वहाँ से बाहर निकलने लगी। इस पर कबीर ने उसे रोकते हुए कहा, तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम्हें अभी यहीं मेरे सामने ही कपड़े बदलने होंगे। इस पर गुनगुन ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, हम आपके सामने कैसे? ये कहकर उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। वहीं कबीर को गुनगुन को इस तरह परेशान करके मजा आ रहा था। उसने उसे थोड़ा और छेड़ते हुए कहा, क्यों, मेरे सामने चेंज करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड ही तो हूँ। इस पर गुनगुन ने कहा, लेकिन अब तो आप किसी और के पति हो जाएंगे, तो ऐसे में मैं आपकी। कहते कहते वो रुक गई और फिर से अपनी नजरें नीचे कर लीं, क्योंकि ये बात कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे, जो वो कबीर को दिखाना नहीं चाहती थी। लेकिन कबीर ने गुनगुन की भीगी आंखों को देख लिया था। गुनगुन की बातों का उसे काफी बुरा लगा था, लेकिन गुनगुन ने क्या गलत बोला था? उसने जो बोला था वो सच ही तो था। वो सच जो कबीर ने सबके सामने कहा था। सबके सामने उसने गुनगुन को अपनी पत्नी नहीं मानता था और अकेले में उसे अपने पति होने का हक चाहिए था, जो कहीं से भी सही नहीं था। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ बात कबीर वालिया की है, जो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए सही गलत कोई मायने नहीं रखता है। कबीर ने गुनगुन से कहा,
ठीक है, मैं पीछे घूमता हूँ, तुम जल का आंखन कर लो। वहीं गुनगुन जब कबीर को देखते है तो वो पीछे घूमकर अपनी आंखों पर अपना हाथ रखकर खड़ा था। उसे इस तरह देखकर गुनगुन को अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो अभी इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अभी कबीर की बात माननी ही थी। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदले ताकि कहीं कबीर उसे देख ना ले। वहीं कबीर ने तो जैसे कुछ न देखकर भी सब कुछ देख लिया था, क्योंकि ट्रायल रूम में चारों तरफ मिरर लगे हुए थे। वहीं जैसे ही गुनगुन ने अपने कपड़े पहन लिए, वैसे ही उसने कबीर से कहा, हो गया। वहीं कबीर की नजर जैसे ही गुनगुन पर पड़ी, वो तो उसे देखता ही रह गया। गुनगुन पीच कलर के लहंगे में गजब की सुंदर लग रही थी। वो किसी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो सीधे गुनगुन के पास गया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यू आर लुकिंग जॉर्जियस, आई कांट वेट एनी मोर। ये कहकर उसने उसके होठों पर किस करना शुरू कर दिया। काफी देर के किस के बाद वो उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, वैसे अगली बार मेरा टारगेट तुम्हारे आगे के तिल पर होगा। ये कहकर उसने एक बार फिर से एक हल्का किस किया और वहां से बाहर निकल गया। वहीं गुनगुन अभी भी हैरान सी खड़ी रह गई और अभी भी कबीर की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसे उसका मतलब समझ आया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो गुस्से से बोली, इसका मतलब उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया और सब कुछ देख लिया। बेशरम इंसान। दूसरी तरफ जेनी